नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो अपडेट्स आ रही हैं, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है बॉर्डर पे। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो कि उनके जितने भी एक्शंस हैं, वी ऑल आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वो जो भी एक्शन लेंगे वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को डिफेंड करने के लिए। बट एट द सेम टाइम एज ए सिटीजन हमारी भी ड्यूटी है कि हम पैनिक नहीं करें। गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट जिस भी एरिया के अंदर जो जो अलग अलग गाइडलाइंस उनको हम अच्छे से फॉलो करें, सबके सब लोग। और दूसरा ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है उससे हम बच के रहें। कोई भी प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं, न्यूज़ हैं, उन सबको बिल्कुल आप देखें नहीं। न्यूज़ चैनल ऑलमोस्ट जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उनकी आधी से काफ़ी सारी उनकी जो न्यूज़ है उसका कोई मतलब है नहीं। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं, PIB हो गया है ना, ऑफिशियल जो कुछ सोर्सेज हैं उसी के ऊपर आप यकीन रखें, उसी की न्यूज़ को आप देखें, वेरीफाई करें। और जो वॉर हिस्टेरिया है, जो बिना मतलब की जो बातें, उससे हम सब बच के रहें। अपनी ड्यूटी जो है वो करते रहें, विजिलेंट रहें, फियरलेस जो है वो रहें, है ना। और एकदम यूनाइटेड रहें, है ना। एज ए नेशन, एज ए कंट्री, जो भी डिफरेंसेज हैं उनको साइड में रखें और एट दिस पॉइंट हम एक यूनाइटेड रहें। और जो हमारी फोर्सेज हैं और बाकी भी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, किसी भी तरीके से हम जो पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज ए सिटीजन, वो हम सबको करना चाहिए। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा था कि दो जो पार्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस है राजस्थान, दिसंबर में। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर में ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम अगले जून में होने वाला होता, 12 महीने होते, तो जो चीज़ें मैं आपको बताता शायद वो एकदम अलग होती। लेकिन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, है ना। मेरे से कई क्वेश्चन आए, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपने जो है आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था, आप रिवीजन का आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, नोट्स जो हैं उसके बारे में आप कैसे नोट्स बनाते थे या कौन से नोट्स पढ़ते थे, टेस्ट PYQ के बारे में, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डाउट के बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, है ना। ये जो वीडियो है ये हम रखते हैं कि जो पहला पोर्शन है, रिटर्न वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो राजस्थान GK का पेपर होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले राजस्थान GK को टैकल करते हैं, क्योंकि राजस्थान GK के बारे में शायद सबसे कम चीज़ें मेरे को बताने के लिए, इसलिए मैं वो पहले बता देता हूँ आपको। राजस्थान GK का जो पेपर है ना, पेपर 3 जो है वो, मतलब मेरे उसमें शायद 28 के करीब मार्क्स हैं। वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं की के हिसाब से, 28-29 इस हिसाब से मेरे मार्क्स हैं। हो सकता है आधा एक कम हो गया हो, बढ़ गया, वो हो जाता है। बट जिन लोगों की अच्छी रैंक आई है मेरे साथ, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो 37, है ना, 38, 36, इस तरीके से उनके मार्क्स हैं। और ये जो 7-8 नंबर का गैप है, ये मतलब आप समझ सकते हैं ना। 100 टोटल कितने होते हैं, 175 के वो हो गए, 50 के ये हो गए, 224 नंबर का तो पूरा गेम है ना। तो इसमें 7-8 नंबर में तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो एग्ज़ाम है, इसमें आप राजस्थान GK ले लीजिए, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पेपर 2 है, वो तो कहने की बात ही नहीं है, उसको तो सब समझते हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते। राजस्थान GK और इंटरव्यू, इन दोनों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो पेपर है वो, है ना। राजस्थान GK में आप ये सोचोगे, एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या सारी यूनिट्स पढ़ना ज़रूरी है ना, पॉलिटिकल साइंस में भी या राजस्थान GK में भी। बिल्कुल आपको सारा का सारा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी ही है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, है ना, कि आप 4-4 यूनिट पढ़ के और एग्ज़ाम को निकाल दोगे। कंपटीशन बड़ा हाई है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा। मैंने इसमें ये एक प्रश्न आया है कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ कि भाई कब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी, कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की थी, वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, क्या मेरी रणनीति रही थी। तो देखो, स्ट्रेटेजी के बारे में सबसे ऐसा है कि ऐसी कोई सेट स्ट्रेटेजी नहीं रही थी कि ये मैंने पहले से सोच लिया है और वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाया। अपन 100% अगर कुछ सोचते हैं, है ना, तो उसके अंदर 60, 70, 80 इतना परसेंट ही अपन अचीव कर पाते हैं। तो कोई भी परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता है, जितनी मेरी समझ है। तो जब इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, तो मैं अजमेर के अंदर था। मैं
जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप है उसके अंदर मैं काम कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके अंतर्गत 2023 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, है ना, जून या जुलाई के अंदर ये वैकेंसी आई थी। तो अक्टूबर या नवंबर में वो फेलोशिप खत्म होने वाली थी। तो उस फेलोशिप में MGNF जो फेलोशिप थी उसमें क्या होता है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, पूरे कंट्री में हर व्यक्ति को एक एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। उसमें हमें कुछ रिसर्च, कुछ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी होती हैं। तो जब वैकेंसी आई थी तो मैं वर्क कर रहा था अजमेर के अंदर में था। जून जुलाई का महीना था, अक्टूबर या नवंबर में फेलोशिप खत्म होने वाली थी। ठीक है, JRF मेरा पहले क्वालिफाई हो गया था, मास्टर्स मेरी पहले ही हो गई थी पॉलिटिकल साइंस में। तो थोड़ा थोड़ा काम रहता था क्योंकि फेलोशिप खत्म होने वाली थी, तो उसमें काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी रहती थी। थोड़ा बहुत फील्ड वर्क भी मतलब फील्ड में भी जाना रहता था, रिपोर्ट्स वो सब चीज़ें रहती थी, थोड़ा वो काम था। अच्छा, उसमें मैं उस वक्त मई का मैंने सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट भी दिया था, प्रीलिम्स भी दिया था। तो मई से पहले तो मैं वही तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, प्री की तैयारी, है ना। तो उसमें ऑप्शनल एज सच कुछ मैं तैयार कर नहीं रहा था। मई में मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया 2023 के अंदर। अब मैं उस वक्त लगा अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ। अब मैं अगर बैकग्राउंड में देखूं तो मुझे लगता है कि है ना, पीछे अगर मुड़ के देखता हूँ मेरे को लग रहा है फॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ था उस वक्त। क्योंकि अगर प्री मेरा क्लियर हो जाता मई के अंदर तो फिर मैं जून जुलाई अगस्त जो है, सितंबर में शायद मेंस, अगस्त या सितंबर में मेंस होगा, तो मैं सितंबर तक मेंस की ही तैयारी करता। तो उसके बाद में जनवरी में इसका जो है राजस्थान JK, उस वक्त पहले पता भी नहीं था कि भाई डेट वेट आई नहीं थी एग्जैक्टली। तो ऐसा पैनिक था कि एग्जाम की डेट क्या होगी, है ना, कैसे तैयारी करें, पहले राजस्थान JK अलग होगा क्या या फिर दोनों पेपर अलग होंगे क्या, इस हिसाब से पहले पता नहीं था। बाद में जब डेट आई तो 7 जनवरी के 6 या 7 जनवरी को राजस्थान JK का जो पेपर थर्ड है पहले वो हुआ था। उसके बाद में हमें 3-4 महीने का टाइम मिल गया था पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने के लिए। लेकिन ये हाइंड साइड के अंदर है ना। जब जून में मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, जून जुलाई में, तो उस वक्त पता नहीं था। उस वक्त ये लग रहा था, कोई बोल रहा था एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा, मतलब अक्टूबर 2023 के अंदर ही हो जाएगा, है ना। तो सब तरीके की बातें चल रही थी, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर, कुछ क्लैरिटी थी नहीं, है ना। और पर्सनल रीजंस की वजह से मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो एक मैं जॉब, इसी वजह से मैंने साथ में मास्टर्स किया था, नेट JRF किया था। मेरे दिमाग में था कि टीचिंग के अंदर हम जा सकते हैं अगर इसमें नहीं होता है सिविल सर्विसेज में। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ 2023 के अंदर, प्री का क्लियर नहीं होना, और कुछ दिन के बाद ही RPSC की ये वैकेंसी आना। तो वो एक हिसाब से, है ना, इसको मतलब मैं दया समझता हूँ भगवान की कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये चीज़ें हुई, है ना। अदरवाइज मैं इतना सीरियसली RPSC की तैयारी करता नहीं, पहले मैंने किया नहीं था, ऐसे ही फॉर्म वॉर्म भर देता था, एग्जाम दे देता था। तो जब वैकेंसी आई तब मैंने फर्स्ट टाइम सीरियसली सोचा कि यार इस RPSC की एग्जाम को मेरे को तैयारी करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। अक्टूबर नवंबर में मेरी फेलोशिप कंप्लीट हो रही है, और मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेरे को जॉब तो चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, जब जून में तैयारी स्टार्ट की थी मैंने, उस वक्त ये था कि भाई अक्टूबर में भी एग्जाम हो सकता है, नवंबर में भी एग्जाम हो सकता है। अक्टूबर नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर में भी एग्जाम हो सकता है, कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो पहला जो चीज़ मैंने सोची वो ये सोची कि भाई जून है, ठीक है, जून तो आ गया, तो आप ये देख लो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो उस वक्त ये था कि हो सकता है 4-5 महीने ही आपके पास तैयारी के लिए, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड ये है कि मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ सिविल सर्विसेज का ऑलरेडी, है ना। 2 बार मैं जब सिविल सर्विसेज का मेंस लिख चुका हूँ, मैंने शुभ्रा रंजन मैम से कोचिंग भी ली थी और मैंने उनके नोट्स काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, 3-4-5-6 बार पढ़े थे जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। मैंने अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे हर टॉपिक के, काफ़ी अच्छे से, मतलब जितना अच्छे से हो सकता है मैंने किया था उसको। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना, चीज़ों को समझने की जो बात है, वो ऑलमोस्ट मेरे लिए उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, है ना। मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्सेप्चुअली मेरे को सब चीज़ें लगभग क्लियर ही थी, मतलब कॉन्सेप्ट में इतनी ज़्यादा कहीं समस्या नहीं थी। भले इंटरनेशनल रिलेशंस हों, भले ही है ना, इंडियन IGP हो, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, है ना। कुछ जो है RPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो सिविल सर्विसेज के सिलेबस से भी काफ़ी लेंथी है ना। उसमें और भी ज़्यादा सिलेबस है, थिंकर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारा जो है, एक दो समस्याएं थी। पहली तो मीडियम की समस्या थी कि भाई अब महीने आपके पास 4-5 है, ठीक है, 4-5 महीने के अंदर, और सारा का सारा मटेरियल एक साथ में मिल जाए पढ़ने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए कंपटीशन जो एग्जाम है, अभी मैं आपको बुक लिस्ट, जैसे एक प्रश्न है इसके अंदर कि बुक लिस्ट आप बताइए, बिल्कुल मैंने बुक्स पढ़ी है ना, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, एंड्रयू हेवुड की बुक्स हैं, मैं आपको सब बुक लिस्ट बता सकता हूँ। बट आप एक चीज़ को समझिए, है ना, मैं आप सब दोस्तों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा।
ये एग्जाम या और कोई भी एग्जाम आप दो, उसकी दो चीज जो है वो कंपास की तरह होती है, ठीक है। वो आपका जो दिशा सूचक की तरह होता है। कौन सी दो चीजें? एक तो उसका सिलेबस, एक उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज के किसी भी कोई भी एग्जाम दो, आपको उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। आप दूसरों से ये बोलते हो ना कि भाई हमें गाइड करो, हमें बताओ, सबसे अच्छा आपको अगर कोई गाइड कर सकता है वो एग्जाम का सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वो आपको बताएंगे कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, PSIR है ना, तो उसमें मेंस में अलग डिमांड है, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि वो प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एनालाइज ज्यादा करना है चीजों को, है ना, कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन चीजों को ज्यादा करना है, ठीक है। फैक्चुअल उतना ज्यादा, फैक्ट्स हैं मतलब बेसिकली आर्टिकल्स हैं, वो सब चीजें याद रखना पड़ता है। बट अगर आप कंपेयर करें, आप RPSC का अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, उसके कंपैरिजन में वो काफी, मैं बोल सकता हूँ, सिविल सर्विसेज मेंस जो है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, ठीक है। उसमें उतना ज्यादा फैक्ट नहीं होता। RPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मैंने देखे तो मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई ये जो एग्जाम है ये फैक्ट हैवी एग्जाम है ना। इसमें आपको बहुत से जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, है ना, वो आप जब पूरी यूनिट्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि मैं भाई आपके लिए पेपर सोल्व करूं प्रीवियस ईयर के, या जो भी चीजें आप बोले, कुछ नोट्स जो मैंने शॉर्ट नोट्स भी बाद में बनाए, कुछ अगर शेयर करना है आपको, जो भी चीजें, मैं टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो अ, हम आपको ये बता रहा था कि भाई अब जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, ये मैं बात कर रहा हूँ जून जुलाई, आप देख लीजिए 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि यार इतने सारे जो फैक्ट्स हैं, इतने सारे जो डिटेल्स हैं, इतना सारा जो डेटा है, अब उसको 5 महीने में मैं 10 किताबें अलग अलग पढ़ूं और वहां से कलेक्ट करके इस सिलेबस के हिसाब से उसको पूरा का पूरा खुद के नोट्स तैयार करूं, मेरे को ये चीज बहुत ही मतलब भारी लगी। मैं उससे पहले आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं जैसे नेट JRF भी मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन की नहीं थी। जो मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी उसी से मेरा JRF हो गया था। JRF में भी पेपर 1 जो था वो काफ़ी इजी था, CSET वगैरह करते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, सब्जेक्ट भी इजीली हो गया था। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि किन के नोट्स हैं। बाद में मैंने बेनीवाल सर के नोट्स भी पढ़े, तो बट उस वक्त मेरे को नहीं पता था, है ना, जून जुलाई तक मेरे को पता ही नहीं था कौन टीचर है। मैं RPSC के एग्जाम्स के बारे में बिल्कुल ज़्यादा नहीं जानता था, है ना। तो मैं किसके नोट्स पढ़ूँ। फिर एक मीडियम वाली सबसे बड़ी समस्या कि यार इंग्लिश में जो है वो कहाँ से मैटर मिलेगा पूरा का पूरा। मैंने कई बार फ़ोन भी किया, है ना, कोशिश भी की, तो इंग्लिश का जो मैटर है, अब बात ये नहीं है कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, सिलेबस में ऐसी चीज़ है जो कि कोई दूसरा आपको दे तो ही पता लग सकता है, किताबों में तो कहीं मिलेंगी नहीं, कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चीज़ें सिंपल है, बट पॉइंट ये है कि इसमें फैक्ट और डिटेल्स इतनी ज़्यादा हैं कि खुद से उसको कलेक्ट करना, ठीक है, और उसको अरेंज करना, और उसके बाद में उसको एक हिसाब से मगअप करना। मैं सीधा ही बोल रहा हूँ आपको ना, ईमानदारी से, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। क्योंकि आप जब तक इतना फैक्ट हैवी जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर जब तक हम सारी चीजों को कम से कम 5 6 7, अगर आप 7 बार का टारगेट लेंगे तो 4 5 बार जाके रिवीजन होता है। अगर आप कम से कम, मैं आपको सलाह दूंगा, 4 से 5 बार अगर रिवीजन, एक ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसमें कोई बोलेगा भाई मैं 3 बार में मेरे को याद रह जाता है, वो देखो अलग है। मैं किसी चीज पे डिबेट नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है, यही एकदम सही है। जिसको मेरी बात ठीक नहीं लगे वो कोई दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई वो तो बात है नहीं, मैंने पहले आपको बता दिया। जो मेरी समझ है उसके आधार पर मैं आपको चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ वो यही कि भाई दिसंबर 2025 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, मैं उनके हिसाब से इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने कम से कम डेट है, उस वक्त हमारे सामने डेट नहीं थी, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इतना फैक्ट हैवी जो एग्जाम है उसमें कम से कम आपको 5 रिवीजन चाहिए होंगे, ये मेरा मानना है ना। कम से कम 4 5 आपको रिवीजन चाहिए होंगे, वरना आपको रिकॉल नहीं होंगी चीजें। आप कितना भी कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ लो, आप कितना भी समझ लो, बुक अच्छी से अच्छी बुक में से आप समझ लो चीजों को, लेकिन फैक्ट को याद करना इस एग्जाम का डिमांड है, ये चीज मेरे को समझ में आया, ठीक है। और वो हमें एक साथ कहीं ना कहीं चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, है ना। कुछ डर भी था पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसको लेके कि भाई एग्जाम पेपर किसी गाइड से आ गया था, और तरह तरह के सब जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे। उस वक्त तक कोई जानकार नहीं था, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं था मेरा RPSC की जो एग्जाम है उनकी तैयारी करने वाला, तो कोई बताने वाला नहीं था। यूट्यूब के थ्रू ही मेरे को पता लगा कि भाई बेनीवाल सर है वो पढ़ाते हैं, उनका नोट्स हैं, ऐसा। तो फिर मैंने देखा उनके नोट्स, मैंने कुछ PDF वगैरह कुछ दोस्तों से मतलब
वहाँ पे लाइब्रेरी जो थी वहाँ पे मैंने पता करना स्टार्ट किया, वहाँ पे कुछ दोस्त बनाए कि भाई आप आरपीएससी की तैयारी करते हो, पॉलिटिकल साइंस, कुछ यूट्यूब पे मैंने देखा। तो जब पीडीएफ को देखा तो बात हुई थी कि हिंदी मीडियम वो नोट्स हैं वो हिंदी के अंदर है ना। तो अब ये ट्रेड ऑफ था मेरे लिए कि भाई इंग्लिश में या तो मैं खुद से सारा का सारा वो करूँ, या फिर हिंदी मीडियम जो है उसी को, मेरे 10वीं मैं 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो ऐसा मेरे को हिंदी में कोई समस्या है नहीं। इनफैक्ट कम्युनिकेशन जो मैं करता हूँ मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बजाय इंग्लिश के। तो ये था कि भाई थोड़ी तो मुश्किल है, पहली बार पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ी अजीब सी लगती हैं, क्योंकि है ना बेसिक टर्म्स ही हैं। जैसे हम प्रियम्बल ही पढ़ते हैं तो अगर प्रस्तावना भी मतलब हर चीज़ के अंदर है ना शुरू में एक बार थोड़ी सी हिचक होती है। तो अब वही ऑप्शन था कि भाई क्या किया जाए। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये 5 ही महीने अपने को कम से कम 5 बार रिवीजन करना है, 6 महीने है, एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो अब जो भी अवेलेबल है, ठीक है, उसको लेके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब जो है मैं अगर सोर्सेज खुद अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बुक्स पढ़ूंगा, अलग अलग जगह से चीज़ों को लूंगा, तो हो नहीं पाएंगे, है ना। जो कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ठीक ठाक थी, है ना, चीज़ें मतलब समझने में वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। एक मीडियम था और एक जो सिलेबस है वो सारा एक जगह मिल जाए, ये समस्या थी। तो मैंने जो डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया, मैंने बेनीवाल सर के नोट्स लिए, ठीक है, और मेरे जो शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स थे जो मैंने ऑलरेडी तैयार किए थे। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ ठीक नहीं लगे, है ना, कि भाई आप नोट्स के बारे में बोल रहे हो, आप कैसे स्टूडेंट्स को जो गाइड कर रहे हो। अब जो भी है यार, है ना, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से आपको बोलूँ जो चीज़ें आपको काम आए, है ना। जो आपका दिसंबर आपके पास अब अगर दिसंबर में एग्जाम है, मई को मैं निकाल देता हूँ, तो आप ये देख लीजिए कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, वही 6-7 महीने हैं मुश्किल से, ठीक है। अब 6-7 महीने में अगर मैं आपको, हाँ कुछ पोर्शन के लिए हो सकता है ना, उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे, कुछ छोटे जो पोर्शन है, कुछ चीज़ें आपको समझना है ना। अब उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जो कि पहले से उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो स्कूल लेक्चरर है ना। तो स्कूल लेक्चरर हैं तो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। कुछ ऐसा जिन्होंने नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है, उसमें आपने अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक ठाक है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कोई भी नोट्स, है ना, मैंने बेनीवाल सर के नोट्स पढ़े थे, आपको लगता है कि वो नोट्स ठीक हैं या और कोई नोट्स ठीक हैं, जो भी आपको पसंद है, आपको जिस पे भरोसा हो, है ना, फेथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको जिस सोर्स पे भरोसा हो, ठीक है, कि भाई ये जो है ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट को आप देख लीजिए जहाँ पे लिखी हुई है कि यार ठीक है, मतलब आपको भरोसा हो गया कि हाँ इससे मैं पढ़ सकता हूँ। आप उस सोर्स को उठा के उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए, बजाय इसके कि कोई एक, आप जो 10 हैं वो बहुत ही तकड़े सोर्स हैं, है ना, 10 बहुत ही आपने बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप बोलते हैं ना बहुत ही यूनिक जो है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स हैं, वो पढ़ा आपने 10, ठीक है, 10 किताबें पढ़ी एक एक दो दो बार। उसकी बजाय अच्छा है कि नोट्स हो सकता है वो बुक्स मतलब बुक से उनकी तुलना नहीं की जा सकती हो भले ही, लेकिन अगर आपने नोट्स को 10 बार पढ़ा है ना, या 6-7 बार पढ़ा है, वो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से ज्यादा काम आएंगे। अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ ये कि आपको एग्जाम क्रैक करना है ना। एग्जाम एक बार रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उसमें बता सकते हैं। और या फिर जो लोग इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है ही नहीं, मतलब जो अपीयर नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए उनका क्वालिफिकेशन पूरा ही नहीं होगा, या तो मास्टर्स नहीं होगी किसी भी तरीके से, हाँ, उन लोगों के लिए फिर बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक सवा साल 1.5 साल का समय है, तो आपको डेफिनेटली बुक्स के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो स्थिति है जहाँ पे आपके पास मुश्किल से 6-7 महीने हैं, आपको इस लिमिटेड टाइम के अंदर और तैयारी करनी है मल्टीपल रिवीजन के साथ में, तो मेरा तो देखो हम्बल सजेशन यही है कि जिन भी नोट्स, जिस भी मटेरियल पे आपको भरोसा है जो मार्केट में अवेलेबल है ना, जो आपको बढ़िया लगे, वो आप उस पर भरोसा कीजिए। पहले चेक कर लीजिए कि भाई ये सही है, पिछले के साल के जो क्वेश्चन हैं उसमें से आ रहे हैं, और उसके आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, वो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं आपको बुक लिस्ट बताऊं और आप कई सारी बुक्स पढ़ें। अब इसमें एक दूसरी बात है कि मान लीजिए जिन लोगों को पहले से, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जिनके कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है ना, उनको नोट्स के अंदर से अगर समस्या आ रही है किसी एक टॉपिक के अंदर, सेलेक्टिव जो स्टडी है, वो सेलेक्टिव स्टडी वो किसी बुक से पढ़ के और समझ सकते हैं ना। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो समझ ही नहीं पाए चीज़ों को पहले से, वो चाहते हैं कि हम उनको थोड़ा अच्छे से समझें, बुक में क्या चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन और वो सब चीज़ें थोड़ी होती हैं। बट मैं मतलब ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि जो बेनीवाल सर के जो नोट्स थे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहे, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे नोट्स थे वो, और उनके अंदर एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को अरेंज किया हुआ था, और वो काफ़ी यूज़फुल रहे। मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा था,
ठीक है। जो मेरे नोट्स थे, जो पहले से मैंने सिविल सर्विसेज की मेंस की मैंने तैयारी की हुई थी, वो सारे नोट्स तो मेरे पास पहले से थे ही, शॉर्ट नोट्स बने हुए थे, मैंने 5-6 बार पढ़ा हुआ था उनको, क्यों 2 बार मेंस लिखा है तो खूब बार पढ़ा है मैंने उन नोट्स को। वो नोट्स थे। उसके अलावा इस एग्जाम की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, है ना, कुछ बुक्स वुक्स पहले से जो पढ़ी हुई थी वो पढ़ी हुई थी, है ना, जो भी थोड़ा बहुत कुछ पहले मैंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा हुआ था, है ना, सिविल्स की तैयारी के दौरान। इस एग्जाम की तैयारी के लिए ये जो महीने हैं, जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद से लेके मैंने फिर ये नोट्स ही सिर्फ पढ़े थे। और एक जो आर एस आडा सर की जो बुक आती है ना, उसके कुछ क्वेश्चन हैं लास्ट में दिए हुए, वो मैंने किए थे, है ना, उनकी जो हर यूनिट उन्होंने दिया हुआ उसके लास्ट में क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस के लिए मैंने वो किए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये मतलब मेरा पॉलिटिकल साइंस के लिए यही था, है ना। अब यही बात है तो मैं यही कहूंगा, मैं ज्यादा नमक मिर्ची लगा के इसको नहीं बताना चाहूंगा कि मैंने ये किताब पढ़ी। मैंने इस दौरान 6-7 महीने में कोई किताब नहीं पढ़ी थी, बट वो पहले से थोड़ी चीजें मेरे को क्लियर थी। अगर आपको चीजें पहले से नहीं क्लियर है, आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। या तो कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे से आंसर कर सकूं। अब दूसरी जो एक बात आती है वो आती है कि डेली शेड्यूल क्या था। तो देखो, डेली शेड्यूल ये था कि अ, आप ये देख लो, ऐसा कोई जैसे काम भी रहता है तो थोड़ा तो मैं काम के ऊपर जाता था। मैं आपको बता रहा हूँ, फेलोशिप थी नवंबर तक, तो नवंबर तक मेरा अलग था शेड्यूल। नवंबर के बाद में मेरा सबसे पहले मैंने पीएचडी के लिए जो वीएमओयू कोटा है वहाँ पे एडमिशन लिया था। नवंबर से लेके मई तक, मई 2024 तक मैं वीएमओयू मतलब कोटा में उधर रहा था, कोटा। फिर मैंने आरयू के अंदर जो है वो शिफ्ट करवा लिया था, पीएचडी में इधर एडमिशन हो गया। बाद में मैं जयपुर आ गया आरयू के अंदर, तो शिफ्टिंग भी करनी रही मेरे को पूरा, और उन सब में भी थोड़ा टाइम गया। डेली शेड्यूल का यही है कि यार जितना हो सकता था उतना मैं पढ़ता था। मैंने कभी गिना नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, है ना। जितना मेरे को फेलोशिप के लिए टाइम देना था, जो भी रिपोर्ट करनी थी, वो मतलब काम करता था मैं। उसके अलावा सुबह उठ गए, है ना, सुबह उठ के जल्दी उठ के जो भी अपने डेली रूटीन है उसको करके लाइब्रेरी चला जाता था मैं। फिर लाइब्रेरी में जितना हो सकता है, मतलब मैंने ऐसे नहीं सोचा कि यार इतने घंटे पढ़ना है, कि वो यूनिट के हिसाब से मैंने बांट के पढ़ा था कि भाई 5 बार 6 बार इस सिलेबस को करना है। ये 10 यूनिट है, ठीक है। ये इसके, ये जो मेरे पहले बने हुए नोट्स हैं, ये जो अब मैंने लिए हैं ये नोट्स हैं, इससे मेरे को बार बार इस चीज़ को पढ़ना है ना। तो बस उस हिसाब से मैंने पढ़ा था। ऐसा कोई, है ना, ऐसा कोई सेट, मैं शायद उतना डिसिप्लिन हूँ नहीं, तो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब मेरे को पता नहीं कि एग्जैक्ट इस टाइम पे मैंने ये किया था, उस टाइम पे मैंने वो किया था, उतना मेरे को नहीं पता। मैं जितना पढ़ सकता था उतनी मैंने पढ़ाई की ईमानदारी के साथ में। अब इसमें ये था एक ऑप्शन कि भाई राजस्थान जी के कितना पढ़ा जाए और पॉलिटिकल साइंस है वो कितना पढ़ा जाए, ठीक है। तो राजस्थान जी के बिल्कुल पहले से पढ़ा हुआ ही नहीं था, और सजेशन मेरे को ये मिला था कि इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और ये एक बहुत अच्छी एडवाइस थी जो मेरे को मिली थी। ये मैं फील करता हूँ कि राजस्थान जीके में अभी भी मेरे को लगता है कि, है ना, मेरे जो साथ में जो अच्छी जिनकी रैंक्स हैं उनके राजस्थान जीके में मोर देन 35 मार्क्स हैं काफ़ी लोगों के, है ना। तो 35, 36, 30, तो राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एलिमेंट है। राजस्थान जीके में देखो ऐसा है, मेरे खुद के 30 से कम नंबर है, तो मैं ज़्यादा गाइडेंस किसी को देना नहीं चाहता, है ना। आप मेरे जो दूसरे साथी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जिनका चयन हुआ है, उनके आप वीडियोस देख सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो, वो भी टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप पे आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान जी के अगर आप चाहते हैं मैं किसी से पूछ के बताऊं तो आप मेरे को कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको पूछ के बता सकता हूँ, या बेहतर है आप किसी और से पूछें, क्योंकि राजस्थान जीके में मेरे 30 से कम नंबर है। और आप ये टारगेट कीजिए कि 30 से तो ज़्यादा नंबर आपके आए हैं, ठीक है। राजस्थान जीके में यार मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स वगैरह पढ़े थे, जो मेरी वाइफ हैं, है ना, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन सब लोगों से मैंने पूछा था कि, क्योंकि उन्होंने कुछ तैयारी की है आरपीएससी के एग्जाम्स की, वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई किस चीज़ से पढ़ा जाता है राजस्थान जी के, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि, तो कुछ नोट्स थे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, आर्ट कल्चर पढ़ी थी, और पॉलिटी भी लगभग उन्हीं के नोट्स से मैंने पढ़ी थी। स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स थे मेनली मैंने वही पढ़े थे राजस्थान जीके के लिए। और करंट अफेयर के लिए मैंने सुनील सर जो हैं अपनी यूनिवर्सिटी, उनका भी मैंने कुछ जो थोड़ा मटेरियल है करंट अफेयर स्पेशली, वो मैं देखता था उनका, है ना। और बाकी हाँ, स्प्रिंग बोर्ड का जो इकोनॉमिक सर्वे उनका एक शायद कुछ 20-30 वीडियो थे, और उनका एक पीडीएफ आता है इकोनॉमिक सर्वे का, वो मैंने देखा था स्प्रिंग बोर्ड का। तो मेनली यही मटेरियल था, कोई ज़्यादा बहुत तकड़ी मेरी स्ट्रेटेजी थी नहीं इसको राजस्थान जीके को लेके। हाँ, एक जो 2 प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद अरिहंत पब्लिकेशन की आती हैं जो भी, जिसमें
ऑल एग्जाम रिव्यू या इस टाइप की कुछ आती हैं कि आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। उसका मतलब काफ़ी बेनिफिट रहता है ना। राजस्थान जीके के बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बाकी लोग अगर आपको गाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है रिवीजन की। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रश्न रिवीजन के बारे में पूछा, भाई रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट हैवी एग्जाम है। अगर आप इसमें अच्छा रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपको रिवीजन अच्छे से कम 5 बार तो करना है ना। अब आप देख लो भाई, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। आप कितने टाइम में सिलेबस पूरा करो। अगर आप बुक्स पढ़ के भी इतना, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो कि भाई मैं खुद से अच्छे से सारी बुक से खुद के नोट्स बना के कर सकता हूँ, तो आप कर लो, वो कर लो आप, है ना। बुक लिस्ट है वो तो मिल ही जाएगी, बुक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। काफी टॉपर्स ने बोला आप चाहोगे, अगर आप कमेंट कर देना, आप चाहो मैं दोबारा से बताऊं तो मैं दोबारा से बता दूंगा वही बुक लिस्ट आपको, है ना। तो आप उससे कर सकते हो, करो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इफ यू फील कंफर्टेबल, है ना। बट द पॉइंट इज एंड गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना एंड जस्टिफाई मीन्स। तो एंड जो है वो ये है कि दिसंबर में जब आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले कम से कम आपका 5 बार जो है वो रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ये तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, आप ज्यादा कर सको तो बढ़िया बात है। अब इस एंड गोल को लेके आप जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहो वो बना लेना। ठीक है, रिवीजन मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीकली, मैं शायद, मेरे को याद है कि वीकली में रिवाइज करता था जो भी मैंने पढ़ लिया। टेस्ट सीरीज जो है, मैं टेस्ट की बता देता हूँ, टेस्ट और रिवीजन में एक साथ बताता हूँ। देखो, टेस्ट सीरीज जो है वो मैंने यही ली थी, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने ली थी, बेनीवाल सर की ली थी। तो टेस्ट सीरीज को मैंने इस हिसाब से नहीं देखा कि भाई टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने डिसिप्लिन के साथ में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए टेस्ट सीरीज का मैंने यूज किया। जैसे कि भाई आज मैं पेपर 1 की ये यूनिट पढ़ूंगा। ठीक है, सारे टेस्ट मैंने दिए भी नहीं थे शायद, तो वो नहीं था कि भाई टेस्ट सीरीज में से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, वो माइंडसेट नहीं था। टेस्ट सीरीज का मैंने यूज किया था डिसिप्लिन के लिए, कि यार मेरे को 10 दिन के अंदर ये यूनिट कंप्लीट करनी है, मान लो। ठीक है, अब 10 दिन में कंप्लीट करनी है तो इसका टेस्ट है, तो मैं ये सोचता था 10 दिन बाद मेरे को ये टेस्ट देना है ना। कई टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, कई टेस्ट में मेरे बहुत खराब मार्क्स आते थे। तो टेस्ट सीरीज को आप ये जांचने के लिए यूज मत लीजिएगा कि भाई मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं जो है वो डीमोटिवेट हो जाऊं। कई बार तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम जो है उनके लोगों को थोड़ा वो भी समस्या रहता है, हिंदी में कुछ समझे नहीं, कुछ 5-4 प्रश्न थोड़े भी इधर उधर हो जाते हैं। मेरे कई टेस्ट के अंदर बहुत कम मार्क्स आते थे। ठीक है, कई टेस्ट में मैंने मतलब टॉप 10 में भी मार्क्स आते थे, कई के अंदर जो है बट काफी मतलब खराब रैंक आती थी। तो उसको लेकर डिसहार्टन आप मत होइए, है ना। क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज हो, आज मैं भी बनाऊंगा, कोई भी बनाए, किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर एग्जैक्टली रेप्लीकेट नहीं हो सकता जो एग्जाम में आने वाला है चीज, है ना। कॉन्सेप्ट और डिफिकल्टी लेवल, इवन सिविल सर्विसेज का देख लो आप, प्रीलिम्स की कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, है ना। कि मतलब दिल्ली के अंदर इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर बार जो है वो कुछ सरप्राइज होता है और वो एग्जैक्ट कोई बीट नहीं कर पाता यूपीएससी को। तो वही यहाँ पे भी है कि भाई टेस्ट सीरीज है, उसकी जो यूटिलिटी है वो बिल्कुल है यूटिलिटी। उसकी यूटिलिटी इसलिए नहीं है, मतलब ठीक है, जो अच्छे पढ़ोगे आप तो अच्छे मार्क्स आएंगे, वो ठीक बात है मतलब, लेकिन उसकी यूटिलिटी ज्यादा ये नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। उसकी यूटिलिटी ज्यादा इस चीज के लिए भी नहीं है कि भाई वो प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरे लिए टेस्ट सीरीज की यूटिलिटी इस चीज के लिए थी कि मैं डिसिप्लिन के साथ में सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, मेरा कोई पीयर ग्रुप नहीं था ऑनेस्टली। ठीक है, मैं अकेला ही पढ़ता था। और क्योंकि इस फील्ड में ना मेरे फर्स्ट ग्रेड की मैंने कभी तैयारी की, तो मेरे वो दोस्त नहीं थे, वो सर्कल नहीं था मेरा। एमए मैंने नॉन कॉलेजिएट किया, है ना, मास्टर्स, तो वो भी मेरा सर्कल नहीं बन पाया। नेट जेआरएफ भी मैंने जो है वो अलग से, तो मेरा जो सर्कल था वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का था। तो ज़्यादा मेरे को ये पता भी नहीं था, मैंने ऑनलाइन देखा और ये टेस्ट सीरीज वगैरह किया। तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बता दिया। मार्क्स कम ज़्यादा आए, आप इसको टेंशन मत लीजिएगा, दिल पे मत लगाइएगा कि भाई टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ गए तो वहाँ मेरे ज़्यादा नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। आप रिवाइज करोगे बार बार तो आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से ज़रूरी है, वो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज को आप यूज़ कीजिए डिसिप्लिन के साथ, समय के साथ सिलेबस को खत्म करने के लिए। और जिस दिन आप सोचें कि 7 दिन में इतना पोर्शन पढ़ के मेरे को ये टेस्ट देना है, वो आप कीजिए डिसिप्लिन के साथ में, है ना। और उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। पहली बार टेस्ट देंगे हो सकता है कम मार्क्स आए, आप 3-4-5 बार सिलेबस रिवाइज करेंगे तो जो सिचुएशन है वो बेटर होने लग जाएगी। पीवाईक्यू, अब अगला प्रश्न है भाई, पीवाईक्यू तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक शायद यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके पास आप ये देख लीजिए कि नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी जो संस्कृत शिक्षा का हुआ उसको आप डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश में। पेपर जब सोल्व करते हैं तो मेरे को लगता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को हल्का सा एज होता है ना, क्योंकि वो आप इंग्लिश में ही पढ़ते हो चीज़ों को। और जो ओरिजिनल ऑथेंटिक जो कई सारी बुक्स हैं, है ना,
वो उनमें जो लैंग्वेज है तो आपको लैंग्वेज को समझना थोड़ा ईज़ी रहता है। बट आप हिंदी में भी अगर देखेंगे कई सारे जो चीज़ें हैं जैसे इंडियन थिंकर्स हैं उनकी जो बातें उसके लिए हिंदी मीडियम जो हिंदी के प्रश्न का जो हिंदी अनुवाद है उसको पढ़ने से भी कई बार काफ़ी सहायता मिलती है। तो जो पेपर आप सोल्व कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को एज नहीं रहता है क्योंकि आजकल जो टर्म्स हैं वो सारे जानते ही हैं इंग्लिश के अंदर। बट फिर भी मेरा ये परसेप्शन है कि क्वेश्चन पेपर आप जब सोल्व कर रहे हैं एग्जाम के अंदर तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहता था कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन होता था वो अच्छे से, क्योंकि वो बुक से कई बार वो होता है स्टेटमेंट वो जो उठाते हैं, कई जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं है ना, वो ईजी रहता है समझना उसके अंदर। बट इंग्लिश मीडियम वालों के साथ समस्या जो है वो है कि मैटर कहाँ से मिलेगा आपको सारा का सारा, है ना, वो सबसे बड़ी एक समस्या की बात है। तो उसको लेके आप ज़्यादा डरिए मत, है ना, अगर आप कंफर्टेबल हो सकें, है ना, तो आप कोई नोट्स हैं हिंदी मीडियम के ही, अगर आप उसको समझ पाए, पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें ज़्यादा, है ना, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट आप उसी को दोबारा पढ़ोगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के साथ में दिए हुए भी हैं टर्म्स, है ना। तो अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हो तो आप वैसा ही कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो हिंदी के साथ में, है ना, तो आप फिर सेलेक्टिवली क्या कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश के जैसे यूजीसी नेट के जो हैं, है ना, या जेआरएफ का, मतलब कई सारे जो सोर्सेज हैं, आप मेरे को बताइएगा, है ना, कमेंट करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, कि स्पेसिफिक अगर हैं किसी चीज़ के अंदर अगर आपको नोट्स में वैसे दिक्कत आ रही है तो सोर्सेज जो इंग्लिश मीडियम के कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वीडियो फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का ऑलरेडी हो गया। मैं बाकी चीज़ों पे बोलना चाहूँगा कि पीवाई क्यूज जो हैं वो आप एक तो सोल्व कर सकते हैं जो नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। एक जो यूथ कंपटीशन है जिसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अलग अलग एग्जाम्स हुई हैं, ठीक है, उसके पेपर्स आते हैं, वो आप ज़रूर सोल्व कीजिए। जितना ज़्यादा पीवाई क्यू आप कर सकते हो ना उतना ज़्यादा पीवाई क्यू आप करो, ठीक है। एक शायद एनटीए की वेबसाइट के ऊपर वो भी है कि नेट के जो क्वेश्चन हैं उनके प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे, वो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, है ना। एनटीए यूजीसी नेट जो है एनटीए के अंदर मॉक पेपर्स दिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के कई सारे, वो आप कर सकते हैं। आप नेट जो नेट जेआरएफ है यूजीसी नेट है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर कर सकते हैं। आरपीएससी की वेबसाइट से इंग्लिश के अंदर आप पेपर को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि कोई पेपर कैसे सोल्व किया जाता है पेपर, वो अगर मैंने कैसे किया, अगर आप चाहते हैं वो मैं डिस्कस करूं तो आप वो बता सकते हैं, है ना। जो 2023 का पेपर है वो भी मैं आपके मतलब वीडियो डाल सकता हूँ अलग से, कि क्योंकि वो है शायद पेपर मेरे पास अभी, तो कैसे मैंने सोल्व किया, किस क्वेश्चन में मेरी क्या अप्रोच थी, वो सब डिटेल में अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को बता सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डाउट, यार ये बहुत ही मतलब बहुत ही ये ऑर्डिनरी एक चीज़ है, सेल्फ डाउट आता ही है ना। जब तक रिजल्ट नहीं आता है उस दिन तक मेरे को सेल्फ डाउट था थोड़ा बहुत कि भाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स हैं उनको सेल्फ डाउट आता ही है। और कंसिस्टेंसी जो है वो जितना ज़्यादा आप रख सकते हो उतनी अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल मेरे साथ, मेरे साथ तो कई बार मेरी फेलोशिप थी, अक्टूबर नवंबर में फेलोशिप खत्म हुई, फिर मेरा वीएमओयू कोटा में सिलेक्शन हो गया पीएचडी के लिए, तो मैं कोटा से, सॉरी अजमेर से मैं कोटा शिफ्ट हुआ पूरा, ठीक है। और फिर कोटा में ही मैंने तैयारी की थी, तो वो कंसिस्टेंसी तो वही, मतलब ऐसा होता है ना, आप फेलोशिप कर रहे हो तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर कभी फील्ड वर्क हो गया उसमें भी थोड़ा काम रहता था, उसके बाद में पीएचडी के अंदर भी नया नया जब एडमिशन हुआ कोर्स वर्क था तो वहाँ जाना रहता था। और सो कई सारे अप्स डाउन्स आते रहते हैं लाइफ के अंदर। कंसिस्टेंसी बिल्कुल जितना रख सकते हो उतनी आपके लिए अच्छी है, लेकिन वो सबके साथ ही होता है। कुछ दिन पढ़ लिए उसके बाद में पढ़ाई नहीं हुई, किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए, है ना, मैं आपको कितना भी ज्ञान दूं लेकिन मेरे भी टेस्ट में कम नंबर आते थे तो मैं भी डिमोटिवेट होता था, मेरे को भी सेल्फ डाउट आता था कि यार यही नंबर वहाँ आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। बट फिर लगता था कोई बात नहीं यार, है ना, इस यूनिट को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। और बस यही है, आप यू नो देर इज ए सेइंग, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल जस्ट कीप ऑन गोइंग, ठीक है, यू कैन नॉट स्टॉप, आप रुक नहीं सकते हैं, है ना। अगर आपने सोच लिया है कि दिसंबर में आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देना है तो आप जो है वो यूनिट बांट लीजिए, 10 यूनिट आपकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, ठीक है, उसके अलावा जो राजस्थान जी के, आपको इसके अंदर आपका 100% देना है। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो हो जाने दो, जब आपको लगे कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, इसका मतलब आपको रियलाइज हो गया ना, जब ब्रेक हो रही है तो रियलाइज नहीं होता। अब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है, आपको रियलाइज हो गया, अब तुरंत दोबारा से लग जाओ, ठीक है। आप जो टारगेट बनाओगे वो 100%, मेरे तो कभी पूरे नहीं होते, ठीक है, 80% 75% उतना ही हो पाता है। मैंने सोचा था 6-7 बार रिवीजन करूंगा, वो हुआ ही नहीं, फिर लास्ट में कम होता है 4 साढ़े 4 इतना ही, ठीक है। अगली बात आती है नोट्स। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाए थे,
है ना, नोट्स पढ़े थे, क्योंकि नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं यार, कई हज़ार पेज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी यूनिट्स के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इंटरव्यू के लिए भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप चाहते हो कि उनके बारे में मैं चर्चा करूँ, आपको दिखाऊँ, तो आप मेरे को बताइए, अगर उसमें वीडियो बनाना है कुछ, या फिर आपको नोट्स जो हैं वही आपको, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके वैसे काम नहीं आ सकते। शॉर्ट नोट्स पर्सनल होते हैं, है ना, वो उसमें पूरा लैंग्वेज भी नहीं लिखा हुआ है। मेरे को जो लग रहा है, जब आप PYQ पढ़ोगे, सिलेबस पढ़ोगे, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। क्योंकि तब तक आपको एग्जाम की पल्स समझ में आ जाएगी, यार कैसे प्रश्न आते हैं, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो जो नोट्स है वही छाप दिए पूरे, तो फिर नोट्स क्यों बना रहे हो, फिर वही पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं कि भाई हजारों पेज का जो मटेरियल है उसको आप बहुत ही कम पेज में जो है समराइज कर लो, पहली बात तो। और दूसरी बात है, उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें वही आए, वो तब होगा जब आप थोड़ा पहले मेहनत कर लोगे, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत पर्सनल होते हैं, आप कोई भी चीज शॉर्ट में लिख दोगे, इधर लिख दोगे, है ना, कुछ कुछ चीजें एक दूसरे में फंसा के लिख दोगे कि भाई ये ऐसे कर दिया, लाइन वो वैसे खींच दी। फिर भी आप चाहते हो मैं अपने शॉर्ट नोट्स अगर दिखाऊं, उनकी चर्चा करूं, कैसे मैंने बनाए, क्या मैंने पढ़ाई की, तो आप वो मेरे को बता सकते हो, उस पर मैं सेपरेटली वीडियो बना सकता हूँ। मैंने नोट्स पढ़े भी थे, शॉर्ट नोट्स बनाए भी थे, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डाउट, PYQ और टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताने की कोशिश की, पूरा पूरा शेड्यूल यही था, है ना। शेड्यूल ये है कि भाई जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करो, है ना, 8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ सकते हो। उसमें राजस्थान जीके जो है, शुरू के अंदर आप राजस्थान जीके जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है, वो लोग स्पेशली शुरू के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट जो टाइम है, आप हो सकता है 30-35-40% टाइम भी शुरू में, एक बार जब तक सिलेबस नहीं हो जाए, आप उसको डेडिकेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि राजस्थान जीके के मार्क्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान जीके को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। राजस्थान जीके और किसी भी यूनिट को इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। आप पूरी यूनिट जो है पॉलिटिकल साइंस की, वो भी बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 ईयर सफिशिएंट है? हाँ बिल्कुल, 1 ईयर सफिशिएंट है, ठीक है, प्रोवाइडेड आप ईमानदारी से पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन अब हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये प्रश्न है तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, 6-7 महीने तो बचे हैं, और शायद वो पिछले 6 महीने से तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर का जो एग्जाम होना है उसमें तो 1 साल बचा नहीं है। बट हाँ, मेरे को लगता है कि 1 साल की ईमानदारी की तैयारी सफिशियंट है, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप अच्छे से तैयारी करते हैं। बेनीवाल सर के लेक्चर्स और मॉड्यूल ही पढ़े तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सफिशिएंट है या और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा? देखो, मैंने जो किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज को मतलब वो नहीं कहा जा सकता, अब मैं बोल दूं सफिशिएंट है, फिर कुछ पेपर वो इस तरीके से आ जाए कि उसमें से नहीं आए, आप मेरे को गालियां निकालोगे, ठीक है, कि यार तुमने तो ऐसे कहा था, वो तो आया नहीं, है ना। तो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो तो पता लगेगा जब आप ये देख लीजिए कि भाई जो पेपर आएगा उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। बट हाँ, मैंने जो किया वो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार मैंने सिर्फ यही पढ़े थे, ठीक है। अब आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, स्व विवेक के साथ लेना है। आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, आप सिलेबस पढ़िए, साथ में आप नोट्स भी देखिए बेनीवाल सर के। आपको खुद से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार हो जाएगा क्या, आपको लगता है हो जाएगा तो आप फेथ रखिए, उसी को बार बार पढ़िए, और मेरे को लगता है कि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि फिर देखो, लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की एक टर्म होता है ना, इकोनॉमिक्स में भी इसको यूज करते हैं, कि अगर आपके पास इससे बेटर और कोई अल्टरनेटिव है क्या, ठीक है, IR के अंदर भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि आप बोल रहे हो भाई ये काम कर लूँ क्या, ये सफिशियंट है क्या। अब ये सफिशियंट है कि नहीं है ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो टाइम बताएगा। बट आप ये देखो कि आपके पास क्या इससे बेटर इस वक्त और कुछ है क्या। आप 6 या 7 महीने में जो नोट्स हैं, है ना, बेनीवाल सर के, उसके अलावा आपके पास क्या कुछ ऐसा है, कोई स्ट्रेटेजी है या फिर ऐसा कोई मटेरियल है जो आपको मतलब इससे भी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं उसके साथ में। अगर है तो आप कीजिए, कोई बात नहीं, सब लोगों की अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग एक सोच हो सकती है, उनको अलग अलग एक स्ट्रेटेजी हो सकती है ना। बट आपके पास कुछ बेटर होना चाहिए। आप देखिए कि अगर आप बोल रहे हैं भाई किताब से मैं खुद पढ़ूंगा सारा, तो आप देखिए आप 6 महीने में क्या कर पाएंगे क्या, अगर आपको लगता है। क्योंकि उन्होंने भी अलग अलग बुक्स हैं, है ना, काफी सारी बुक्स हैं उनका, जैसे अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो पता लग जाता है ये इस बुक से लिया है। तो बेनीवाल सर के नोट्स में मेरे हिसाब से कई सारी बुक्स से उन्होंने कंपाइल किया हुआ है ना। अब उतना सारा कंपाइलेशन आप कर पाएंगे क्या अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब ये एक मतलब ये एक डिफिकल्ट चॉइस है ना। अब कोई व्यक्ति बोले यार मेरे को हिंदी समझ ही नहीं आती है,
तो भाई फिर तो आप कैसे नोट्स पढ़ोगे, है ना। अब वो तो पर्सनल गोल हुआ ना आपका, फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। आप ये देख लीजिए भाई कौन सी चीज़ कहाँ से, उसके लिए आप सेपरेट मैसेज डाल दीजिए, अपन सेपरेटली बात कर सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि जहां तक समझ में आए, है ना, परफेक्ट कुछ भी नहीं है कि भाई ये इतना सा है इसमें मेरे को आप गारंटी दे दो, बस गारंटी कुछ नहीं होती है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है ना। परफेक्ट आपको बनाना पड़ता है, आपको रिस्क लेनी पड़ती है थोड़ी, आपको सोट एनालिसिस करना पड़ता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उसके बाद में कोई भी डिसीजन है वो आपको बनाना पड़ता है कि चलो ठीक है यार मैं ये करूंगा, ठीक है। तो सफिशिएंट है कि नहीं है यार, मैंने तो यही पढ़े थे, ठीक है। बट उसके साथ ये है कि पहले से चीज़ें काफ़ी हद तक मेरे को चीज़ें क्लियर भी थी, है ना। मैंने मेंस की 2 बार मैंने मेंस लिखा है, मैंने तैयारी की हुई थी, तो वो भी इसमें एक बैकग्राउंड है। सिर्फ नोट्स अगर मैं वैसे पढ़ता कि भाई मैंने उससे पहले कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं था, तो शायद मैं आपको बता पाता। तो ये एक बायस भी है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। तो अब वो नोट्स थे मेरे को ठीक ही, मेरे को मतलब अच्छे लगे, बेनीवाल सर के नोट्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, है ना। अभी आपका डिसीजन है, आप आपके लिए सफिशियंट है कि नहीं है, ये आपको देखना है। एज पर योर एक्सपीरियंस नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 26 एंड में आएगी या 27 में, भाई ये मेरे को कुछ नहीं पता, है ना। ये आरपीएससी जाने, भगवान जाने, ठीक है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगली वैकेंसी कब आएगी, नो बडी नोस। किसी को लगा ही नहीं था कि अगली वैकेंसी अभी आ जाएगी, तुरंत ही आ जाएगी, ठीक है। बट हाँ, अगर आप अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इस साल जो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले नोट्स मत पढ़िए। फिर नोट्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम कंडेंस जो तैयारी है उसमें नोट्स हैं। अगर आप इससे अगली वैकेंसी की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे जो वीडियोज आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। आरपीएससी बेनीवाल सर का भी एक वीडियो है, आप वही देख सकते हैं, उन्होंने सारी बुक लिस्ट बताई हुई है ना। तो अलग से मेरे को लगता नहीं कि बुक लिस्ट के लिए मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब वो वीडियो उनका देख लीजिए, है ना। तो अगर आप अगले उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर पहले बुक्स के साथ स्टार्ट कीजिए, है ना। फिर आप सारी बुक्स अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद में जब एग्जाम का जब 6-8 महीने बचे, तब फिर नोट्स को आप घोटना स्टार्ट कीजिए 5-7 बार, है ना। सारा मटेरियल एक जगह कंडेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। विदाउट मच नॉलेज बिकॉज अभी मेरा मैं तो क्या एज पर योर एक्सपीरियंस एम ए नॉन कॉलेज में वो 50% बन सकते हैं जनरली। मैंने हमें नॉन कॉलेजिएट ही किया है, आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। मेरे शायद 70% से ज़्यादा बने। इनका प्रश्न ये है कि भाई मैं एम ए नॉन कॉलेजिएट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा 55% बन जाएंगे क्या उसके अंदर। हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, तो बिल्कुल बन जाएंगे। जीरो मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट नियर मी, बट आई थिंक दैट वी हैव सम पक्स टू। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा इजी रहता है। कई जगह मेरे को फील होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमें क्वेश्चन जो है वो समझना कई कई जगह थोड़ा सा इजी रहता है, ये बात सच है। बट वो कंपनसेट उसमें हो जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मटेरियल जो है वो बहुत अच्छे से वो अवेलेबल है। इंग्लिश वालों को थोड़ा समझने में हो सकता है थोड़ा सा शुरू में टाइम लगे। पढ़ रहा हूँ क्योंकि राजस्थान जीके प्लस, राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, है ना। राजस्थान जीके को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भूल के भी इग्नोर मत कीजिएगा। राजस्थान जीके में आप ट्राई कीजिए 30-35% जो है, सॉरी 30-35 जो मार्क्स हैं वो आपके आए, ठीक है। अब अगला कुछ प्रश्न, अगले जो प्रश्न है वो थोड़े मैं देख लेता हूँ कि रिसोर्सेज में विच बुक्स और नोट्स दैट यू हैड प्रीफर्ड फॉर ऑल द यूनिट्स इन द पॉलिटिकल साइंस। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। सुहानी का ये क्वेश्चन है। मैम, I already explained what books I read. For assistant professor specifically, I did not study, books. For interview preparation, I definitely studied the books. That I can share you differently in the videos which I will prepare for the interview. But for the exam per se, I did not study the books. I already wrote 2 mains. I already explained that. So Shubhra Ranjan ma'am notes, I thoroughly 6-7 times I already read those notes before the vacancy came in 2023. So yeah, that's the background. In that background, I studied only the notes of Beniwal sir. So yeah, that's the reality. And in 5-6-7 months, I think that's the only thing, only reasonable thing to do, because you have to revise, 4-5-6 times at least. Just keep that thing in mind. Whatever strategy you make sure you take the end goal that in December my exam is there, and before that exam I have to revise it multiple times. Now you ask the question which source I should study. That's very important.
source per se we cannot discuss. You see, in limited time we have to do these things. That's why I say this thing. And now it's up to like everybody has to make their own call. You know, everybody has different strength, different weaknesses. So आप इसके बारे में जो है वो खुद से सोचिए. मैंने अपने जो रिसोर्सेज थे वो मैंने आपको, अब कई लोग डिसअपॉइंट भी हो गए कि भाई वीडियो क्या बना रहे हो, थोड़ा सा बना देते कि ये तो आपने बुक लिस्ट वगैरह तो बताई नहीं. बट यार मेरे को जो ईमानदारी से लगता है ना, मैंने जो वीडियो है वो इसलिए बनाया कि कुछ थोड़ी बहुत अगर हेल्प हो सके 1% भी, है ना. इसमें मैं मिसगाइड करने की मेरी मतलब कोई इच्छा नहीं है. दैट यू हैव प्रीफर्ड फॉर ऑल यूनिट्स बुक्स फॉर राजस्थान जीके. देखो राजस्थान जीके का ऐसा है कि अच्छा है कि आप किसी और का वीडियो देखें, मेरा उसमें एक्सपर्टीज है नहीं, ठीक है. मैंने बहुत ज़्यादा राजस्थान जीके कभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ा है, और उसमें मेरे 30 से कम नंबर है ना. जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मैंने उनसे बात की है, मुझे लगभग लोग 30 से ऊपर वाले ही मिले, है ना. कई मेरे जो दोस्त हैं उनके 36 नंबर है, 37 नंबर है, 35, 36, 37 ऐसे. तो मेरे को लगता है कि वो लोग अगर इसके बारे में वीडियो जो साथी लोग हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या फिर मैं बात कर सकता हूँ अलग से, हम वीडियो बना सकते हैं, किसी और दोस्त के साथ हम वीडियो बना सकते हैं जिनके बहुत अच्छे राजस्थान जीके में मार्क्स हैं. मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं है तो मैं इसको स्किप करना चाहूँगा, आप किसी और से ये गाइडेंस ले लीजिए. टेस्ट सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, मैंने बेनीवाल सर की टेस्ट सीरीज ली थी और वो मैंने पूरी कर भी नहीं पाया था, मैं सारे टेस्ट में उसके नहीं दे पाया था जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे. तो टेस्ट सीरीज को मैंने यूज़ किया था एक डिसिप्लिन के साथ में सिलेबस को खत्म करने के लिए. मार्क्स कम ज़्यादा आ रहे हैं आप उसकी टेंशन मत कीजिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, समय के साथ आप कोर्स को जो है सिलेबस को पूरा करते रहिए. ये टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है. एसेंशियल पॉइंट्स यू वांट टू हाईलाइट फॉर द एग्जाम दैट आई शुड फॉलो. सो द एसेंशियल पॉइंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल पॉइंट इज डू नॉट नेग्लेक्ट राजस्थान जीके. It will create make or break situation for you. I think for Springboard there are notes for Rajasthan GK. As far as I know, Springboards do have English medium notes, है ना. मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैंने राजस्थान जीके फिर हिंदी के अंदर ही पढ़ा था पूरा का पूरा, है ना. इंग्लिश मीडियम में मैंने उनका करंट जो अफेयर्स है, करंट अफेयर उनके इंग्लिश में भी थे. इकोनॉमिक सर्वे भी इंग्लिश मीडियम में था स्प्रिंग बोर्ड का, है ना. उस वक्त पीडीएफ थे तो वो मैंने इंग्लिश में पढ़े थे. वो सब होच पोच हो गया था. मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, दैट ऑल्सो इफ आई विल शेयर विथ यू, यू विल सी इट्स ऑल हिंदी एंड इंग्लिश. इट्स इंग्लिश, there is no Hindi, there is no English. By the time like I was in the flow of preparation, it became English. Okay, Hindi English, it was just mixed kind of thing. So I think Springboard do have Rajasthan GK notes in English, maybe for history, geography. You know, you just check it out. You can find Rajasthan GK notes in English because nowadays so many students they are preparing for RS in English medium. So Rajasthan GK notes I think you can find, and they do have current affair magazine in English. You know, I'm not sure about it, so you have to find it yourself. But I think Rajasthan GK, it's not so many technical terms are not there. यार हिंदी में हम इतना तो जानते ही हैं, पढ़ना तो जानते ही हैं हिंदी. तो राजस्थान जीके के अंदर या पॉलिटिकल साइंस आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट के टर्म्स होते हैं, इफ यू स्टडी दैट इन इंग्लिश, इट्स बिट डिफिकल्ट टू यू नो स्विच इन हिंदी. सिंक होने के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है उसके अंदर. बट राजस्थान जीके इट्स वेरी सिंपल, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन से राजा ने क्या किया, है ना. तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. वो आप हिंदी मीडियम में, मैंने इसीलिए उसमें मेरे को राजस्थान जीके में हिंदी मीडियम में आई डिडंट फेस दैट मच डिफिकल्टी बिकॉज थिंग्स आर क्वाइट सिंपल. यू नो, एज फार एज माई परसेप्शन गोज, things are quite simple, you know, very simple Hindi, no technical language. So any source, you know, any good source I think that will fit into that. So Rajasthan GK, don't neglect that. Political science के जो units हैं, do not neglect any unit. You know, you cannot afford. Almost equal question आते हैं सारी unit से, और आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सारी यूनिट पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है. पेपर का पैटर्न देखेंगे, 10 यूनिट में से ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन आएंगे. तो कोई सा मतलब एक कॉमन सेंस है, आप कहीं पे भी अपने गार्ड्स हैं उसको डाउन नहीं कर सकते, ठीक है. ऑलवेज बी ऑन योर गार्ड्स, ठीक है. नेवर पुट देम डाउन बिकॉज ऑलवेज यू हैव टू बी ऑन योर टोज. अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, वो इंटरव्यू से रिलेटेड है, ठीक है. इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बट उसके लिए मैं फिर सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, है ना. इंटरव्यू में क्या पीएचडी का रोल है, कैसे क्या चीज़ें, तो इंटरव्यू के लिए मैं फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर इंटरव्यू की जो चीज़ें वो डिस्कस हम करेंगे. इट्स अ रिसोर्स. मैंने आपको बुक्स बता दी, है ना. बुक्स मैंने पहले पढ़ा हुआ था, जो वही सब बुक्स हैं यार, अलग से मैं वीडियो वो इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, है ना. वही ओपी गाबा हमने थोड़ा पढ़ा था, है ना, जो एंड्रयू हैवुड की हो गई, है ना. तो ये सब वही किताबें हैं जो कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल, जो वीडियो में हर व्यक्ति जो बताता है वही सब किताबें मैंने थोड़ी पढ़ी थी, बट वो मैंने पहले ही पढ़ा था, ठीक है. थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था
और बाद में इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने वो किताबें ज़रूर कई सारी किताबें इंटरव्यू का फिर वो सेपरेटली मैं वीडियो बना दूंगा। इंटरव्यू के लिए मैंने पढ़ी थी और वो काम भी आई थी, क्योंकि इंटरव्यू की अप्रोच एकदम अलग होती है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेवर नेग्लेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन करवाने या सिलेक्शन नहीं करवाने के लिए। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो सब चीज़ों पे, सब पहलुओं के ऊपर मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के अंदर, वो सब चीज़ें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक क्वालिफाई प्रिपेयर फॉर एपी। और कई जो दोस्त हैं वो हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप सब लोगों को हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। अगर सिचुएशन सही रही, वी होप, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जब युद्ध थोप दिया जाए, है ना, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। तो लेट्स सी, लेट्स होप कि सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल एंड ओवर हीरोज विल एमर्ज विक्टोरियस। अगर ये एग्जाम टाइम पे होता है तो आपको ऑल द बेस्ट, अगर नहीं होता है तो आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और कोई स्पेसिफिक चीज़ है, मैंने सोचा था, मैंने एकदम रो वीडियो बनाया, मैंने कोई पहले से ज़्यादा सोचा नहीं, जो भी क्वेश्चन थोड़े बहुत आए थे कुछ स्टूडेंट्स के, और जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आई मैंने बोल दिया। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट हो जो छूट गया हो पॉलिटिकल साइंस या किसी भी जो तीनों पेपर हैं, या तो हाँ इंटरव्यू का तो अलग से बनाएंगे, तो तीनों पेपर, या फिर और कोई बात है जो आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसमें जुड़ के, और कोई भी आपके प्रश्न है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या फिर और भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको जितना भी सीमित मेरा ज्ञान है उसके साथ मैं आपको आंसर कर सकूं। अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा है कि आप उसको इग्नोर करके और जो भी अच्छा सोर्स है वो आप उसकी बात सुने और अपने जीवन में आगे बढ़ें, है ना। कोई भी चीज़ आप सुनिए, आप उसको परखिए, आप उसको जांचिए, सही लगे तो लीजिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर करके और जो चीज़ सही लगे उसको लेके एग्ज़ाम की तैयारी को आप जारी रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा से धन्यवाद आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए, और आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करते रहे और हम जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी और चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से भी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।